प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग बेटा जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 12th और क्लास 10th के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लास 10th में एक्चुअली आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। वही क्लास 12th में हम पढ़ने वाले हैं कि ये फार्मूला ड्राइव कैसे करते हैं, ये फार्मूला बनता कैसे, इसका रचनाक्रम कैसे होता है, इसको हम कैसे स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं क्लास 12th में ये क्वेश्चन 5 अंक का बोर्ड एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लेवल में आता है, इसलिए बहुत सावधानी से उस क्वेश्चन को देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में, अवतल दर्पण के लिए यूबीएफ में संबंध बताइए। या अवतल दर्पण के लिए यूबीएफ में संबंध स्थापित करो या सिद्ध करो कि 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u होता है। इस तरह से एक लाइन में क्वेश्चन लिखा होगा, इसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा। आपको पता है बेटा डेरिवेशन है तो 3 पार्ट में कंप्लीट होगा, एक तो डायग्राम यानी चित्र, एक तो इसकी डायग्राम की जो भाषा होगी वो, और तीसरे नंबर पे आती है इसकी कैलकुलेशन। हम एक एक पोर्शन को बहुत बारीकी से देखने वाले हैं। जाना नहीं है आपको, जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं, दुनिया की सबसे सरल कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे आपको समझाने के लिए। सबसे पहले बेटा हेडिंग के अनुसार अवतल दर्पण बोला गया है, तो यहाँ पे हम एक अवतल दर्पण की रचना करेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर में एक मिरर बनाएंगे जिसको हम मानेंगे कि ये अवतल दर्पण है। क्या है बेटा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की एक विशेषता होती है, इसके उभरे हुए सतह पर पॉलिश होती है और इसकी धसी हुई सतह कैसी होती है बेटा? परावर्तक। ये हमने मान लिया इसका M1 M2 अपर्चर हो गया, और इसका ये यहाँ पे बेटा हम मान लेते हैं कि पोल होगा कहीं पे, जिसको हम ध्रुव के नाम से जानते हैं। और इसके अगर पूरे स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है, इसका केंद्रक बिंदु लगभग इधर कहीं आता, समथिंग बहुत ज़्यादा हो गया, इसके केंद्रक बिंदु को समथिंग इधर रखते हैं। और यहाँ से बेटा जो रेखा जाती है, जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाती है, इस रेखा की एक विशेषता होती है, इसको हम मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं, जिसको हम इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यह दर्पण के लेफ्ट साइड से राइट साइड भी जा सकती है, यानी कि M1 M2 दर्पण का पृष्ठ हो गया, P इसके मध्य में उपस्थित वो बिंदु है जो उसको हम ध्रुव बिंदु के नाम से जानते हैं। वक्रता केंद्र दर्पण का वह केंद्रक बिंदु जो दर्पण की सतह को बनाने में आवश्यक होता है। यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। एक्चुअली बेटा वस्तु को इंग्लिश में हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसलिए पूरी फिजिक्स में हम लोग इसको ऑब्जेक्ट को ओ डैश बोलने वाले हैं, याद रखना। टोटल ऑब्जेक्ट को ओ डैश बोलेंगे। ओ का मतलब वस्तु की निचली सतह और ओ डैश का मतलब है वस्तु की ऊपरी सतह। अब बेटा प्रतिबिंब बनाने के लिए आपने ये रूल पढ़ा होगा कि कम से कम 2 किरणों का मिलना जरूरी है, और दोनों किरणें ऐसी होनी चाहिए जो कम से कम दर्पण से टकराने के बाद मिल रही हो। तो पहली किरण वस्तु से इस प्रकार से जाएगी और दर्पण की सतह से टकराती है, टकराने के बाद में इस प्रकार से परावर्तित हो जाती है। परावर्तित होके मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, इस बिंदु को बेटा हम जिस नाम से जानते हैं उसको हम फोकस कहते हैं। क्लियर है ना? अब बेटा दूसरी किरण जो हम ले जाएंगे वो हम दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर ले जाएंगे, इस प्रकार से। आप सभी को बेटा पता है दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण की ये विशेषता होती है कि किरण जिस रास्ते जाती है उसी रास्ते दर्पण से टकराने के बाद वापस आ जाती है। ये लो बेटा, अब जब वापस आई तो सेम वे वापस आई। अब दोनों ने एक दूसरे को जहाँ काटा वहीं पर बेटा हमारा एक प्रतिबिंब बन जाता है, आई डैश। उम्मीद करते हैं बेटा इतनी बेसिक सी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। सबसे पहले आप बात सुन लीजिए, अगर हम बात करें इसकी भाषा क्या लिखेंगे, तो पहले कुछ बेसिक बातें। वस्तु क्या है? ओ डैश। इसकी तुलना में जो प्रतिबिंब बना है बेटा वो क्या है? आई डैश। वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब कैसा है? छोटा। वस्तु सीधी रखी ऊपर की ओर, प्रतिबिंब नीचे की ओर बना तो कैसा है? उल्टा। जो प्रकाश की किरणें ये स्वयं मिली, हमने जबरदस्ती नहीं मिलाई है, घटना के बाद स्वयं मिली, तो प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक। वस्तु भी दर्पण के बाईं ओर है, प्रतिबिंब भी दर्पण के बाईं ओर है। अब इसकी बेटा हम कॉमन सी भाषा लिख लेते हैं। माना कि, रुक जाइए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब भाषा लिखते हैं। माना कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। क्लियर हो गया? दर्पण के बाईं ओर एक वस्तु ओ डैश रखी है जिसका वास्तविक उल्टा वस्तु की ही ओर एक प्रतिबिंब आई डैश बनता है जो कि बेटा वस्तु से छोटा है। इतनी भाषा लिख सकते हो। भाषा कभी याद नहीं की जाती, भाषा में शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, आप हमेशा बना के लिखने की कोशिश करिए। क्लास में बैठे 50 स्टूडेंट की भी भाषा अलग अलग हो सकती है। माना कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और फोकस F है। दर्पण के बाईं ओर ओ डैश एक वस्तु रखी है जिसका वास्तविक उल्टा
कोमा वस्तु की ओर एक प्रतिबिंब आई आई डैश बनता है। इतनी कॉमन बातें क्लियर हो गई बेटा। अब हम लोग बेटा कॉन्सेप्ट पे आने वाले कि इसको हल कैसे करेंगे। हल करते समय एक एक एक्टिविटी को फॉलो करो। सबसे पहले बेटा किरण यहाँ से गई तो दो ट्राइंगल हम लेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे ओ ओ डैश सी और दूसरा लेंगे सी आई आई डैश। जैसे हम हल करवा रहे हैं आप सावधानी से देखो, सबसे सरल तरीके से लेके चलते हैं। तो सबसे पहले बेटा ये एक्स्ट्रा सामान हटा देते हैं, हाथों से लिखेंगे। सर्वप्रथम त्रिभुज ओ ओ डैश सी व आई आई डैश सी से, ध्यान से देख लो, ओ ओ डैश सी और आई आई डैश सी। आपको घबराहट ना हो इसलिए हम पूरी बात को यहाँ पे बना देते हैं। इन दोनों त्रिभुजों को बना दे रहे हैं। एक लाइन ऐसे आई है, एक लाइन ऐसे आई है। आप भी इसको बोर्ड एग्जाम में बना सकते हैं। ओ ओ डैश सी, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। फिर इसके बाद में एक लाइन ऐसे गई है, फिर एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे है, आई आई डैश सी। देखो बेटा ओ ओ डैश सी और आई आई डैश सी, दो त्रिभुज हमने ले लिए। अब बेटा इन दोनों त्रिभुजों को ध्यान से देखो। क्लास 9th में रेखा गणित में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ी होगी सिमिलर ट्राइंगल, समरूप त्रिभुज के बारे में। समरूप त्रिभुज की एक विशेष विशेषता होती है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात एक दूसरे के अनुपात के बराबर होता है। मतलब हम कहना क्या चाहते हैं, इसमें जो बेटा इसका लंब बटे इसका लंब बटे इसका आधार बटे इसका आधार और इसका कर्ण बटे इसका कर्ण, ये बेसिक शर्त याद रखो। समरूप त्रिभुज की एक शर्त होती है कि इनकी समान भुजाओं का अनुपात एक दूसरे के अनुपात के बराबर होता है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं से, जो कि समरूप त्रिभुज है, अतः समान भुजाओं का अनुपात एक दूसरे के अनुपात के बराबर होगा। उम्मीद है बेटा इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। अब हम शर्त लगाते हैं। शर्त कैसी कॉन्सेप्ट इसमें लगाते हैं कि इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, तो इसमें अगर सी को थीटा मानते हैं तो इसमें भी सी को थीटा मान लेते हैं। आपने पढ़ा है बेटा कोण के सामने की भुजा लंब, कोण के सामने की भुजा लंब। तो रूल ये कहता है समरूप त्रिभुज का लंब बटे लंब, यानी हम लिख सकते हैं ओ ओ डैश बटे आई आई डैश जस्ट इक्वल। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा। फिर अगर ये हमारा लंब है, इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा लंब है। अब बताओ बेटा बचा क्या, आधार और कर्ण। आपने पढ़ा है सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, फिर बचा हुआ तो वैसे भी आधार है। तो इनमें दो में देखो ये वाली भुजा बड़ी है, इसमें ये वाली भुजा बड़ी है, तो बचा हुआ आधार क्या हो गया बेटा, इसमें सी ओ आधार हो गया और इसमें क्या हो गया सी आई। तो हम लिखेंगे बेटा सी ओ बटे सी आई, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। देखो इधर देखो, ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बेटा हम दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को यहीं छोड़ दे रहे हैं। अब दोबारा से हम एक नई कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं। आप हमें एक बात बताओ, ये किरण यहाँ से ऐसे आई और सबसे पहले टकराई, तो इस बिंदु को अगर हम कुछ नाम देना चाहें तो क्या दे सकते हैं बेटा, ए, क्योंकि कोई नाम ही नहीं दिया, मेरी मर्जी दे दिया नाम। अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे ढलान कितनी है, ना के बराबर। अर्थात अगर हम यहाँ से कहें कि कर्व शेप है, एक वक्राकार आकृति है, लेकिन ये वक्राकार आकृति ना के बराबर है, तो एक सीधा अगर परपेंडिकुलर एक हम यहाँ से लंब डालना चाहें, नॉर्मल खींचना चाहें तो हम खींच सकते हैं। वो हमें ये बताता है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ना के बराबर है। तो इस बिंदु को हम लंब मान रहे हैं, अभिलंब मान लेते हैं। तो अभिलंब को बेटा इंग्लिश में हम बोलते हैं नॉर्मल। इस बिंदु को हमने क्या कह दिया, एन। ये लाइन सिर्फ इतना दर्शाती है कि इसका जो वक्राकार शेप है वो ना के बराबर है। एन और पी इन दोनों बिंदुओं में कोई खास अंतर नहीं है। अब यहाँ पे बेटा जो त्रिभुज लेंगे ध्यान दो, ए एन एफ, आई आई डैश एफ, बॉन्डिंग है दोनों की। देखो फिर से समरूप त्रिभुज है, लिखेंगे त्रिभुज ए एन एफ व आई आई डैश एफ से, जो कि पूर्व की भांति कैसे है बेटा, समरूप है। अतः देखो ध्यान से, जो बड़ा त्रिभुज होता है उसके मान को हम ऊपर रखते हैं, जो छोटा होता है, देखो ये बड़ा है ये छोटा है, इसमें ये बड़ा था ये छोटा था। लॉजिक क्लियर है। ए एन एफ और आई आई डैश एफ बना लो। अगर आप बनाओगे तो देखोगे एक पहले लाइन तो ऐसे ऐसे करके आई डॉट डॉट,
फिर ये लाइन ऐसे आई, ये लाइन ऐसे आई, ये ए है, ये एन है, ये एफ है। ये वाला बनाओ बेटा आई आई डैश एफ वाला। एक लाइन ऐसे आई है, एक लाइन ऐसे है, ये आई है, ये आई डैश है, और ये क्या है बेटा एफ। आगे बढ़े। अब हमें हल करना है। इस वाले में बेटा देखो और इस वाले में देखो, दोनों फिर से समरूप त्रिभुज है, तो एफ एफ दोनों में है, तो एफ को हम थीटा माने तो कोण के सामने की भुजा लंब, इसमें लंब का काम कौन कर रहा है ए एन, इसमें कोण के सामने की भुजा लंब, इसमें लंब का काम कौन कर रहा है आई आई डैश। इन दोनों को हम लिख सकते हैं ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा। तो बेटा इसको हम इज्जत से लिखेंगे ए एन बटे आई आई डैश इक्वल, इसमें आधार ये होगा, इसमें आधार ये होगा, तो कह सकते हैं ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, यानी कि एन एफ बटे एफ आई, एन एफ बटे एफ आई। बताओ बेटा इतनी बात क्लियर हो गई? उम्मीद करते हैं इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हुई होगी। अगर बेटा हम आपसे कहते हैं कि ये रेखा है कि इसको हम एक्स वाई बोल रहे हैं, तो दूसरी रेखा एक है जिसको हम ए बी बोल रहे हैं, तो क्या एक्स वाई और ए बी अगर एक दूसरे के बराबर दिख रही है तो एक्स वाई की जगह ए बी लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम एक कार्रवाई करने वाले हैं। ए एन को ध्यान से देखो किसके बराबर है, ओ ओ डैश। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे चूंकि ए एन बराबर ओ ओ डैश। दूसरी बात, इस एन की जगह पे अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं पी, क्योंकि बेटा फिजिक्स में समथिंग डिस्टेंस को हम समथिंग के इक्वल मान सकते हैं। एन समथिंग इज इक्वल टू पी, जो दूरी एन से मेजर करेंगे वो पी से कर सकते हैं और पी वाली एन से कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा एन का मान किसके बराबर है पी। ये दोनों मान इस कॉन्सेप्ट में अप्लाई कर दो। जब ये दोनों वैल्यू को इस कॉन्सेप्ट में अप्लाई करेंगे, ए एन की जगह क्या आ जाएगा ओ ओ डैश, आई आई डैश से बोलेंगे नहीं। एन एफ की जगह क्या हो जाएगा बेटा पी एफ, और एफ आई से बोलेंगे नहीं, एफ आई को ऐसा लिख दो। इसको लिख देंगे बेटा समीकरण नंबर 2। हमने दो ही कॉन्सेप्ट इसमें फॉलो की थी और दोनों को अलग अलग लेके हल कर लिया। सबसे पहले ओ ओ डैश सी और आई आई डैश सी, ये दो त्रिभुज लिए और ये दोनों त्रिभुज बेटा समरूप त्रिभुज हैं, इनकी हमने शर्त लगाई। फिर ए एन एफ और आई आई डैश एफ दो त्रिभुज लिए, ये भी आपस में समरूप त्रिभुज की श्रेणी में आते थे, इनमें शर्त लगाई और ए एन को हमने ओ ओ डैश के बराबर लिख लिया, एन की जगह पी लिख लिया। इसको समीकरण 2 माना, इसको समीकरण 1 माना। दोनों को निहारो ध्यान से। समीकरण 1 और 2 को जब देखोगे तो ऐसा दिख रहा है इसका LHS इसके LHS के बराबर है। हम नहीं कह रहे, फॉर्मेट कह रही है। तो ये बेटा एक शर्त होती है, मैथ की कॉन्सेप्ट पढ़ी होगी। अगर किन्हीं दो समीकरणों के LHS के बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि RHS भी RHS के बराबर होंगे। बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ x इक्वल बाई और x इक्वल जेड लिखा है, तो बेटा x अगर x के बराबर है तो हम कह सकते हैं बाई किसके बराबर होगा z। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो उसी बेस पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 में LHS बराबर LHS है तो RHS बराबर RHS होगा। देखो बेटा ध्यान से, तो इसका RHS उठा लो। देखो ना ये LHS के बराबर है, इसका RHS क्या है बेटा CO बटे CI बराबर, इसका RHS क्या है PF बटे FI। इसको बेटा इज्जत से लिख लो। अब कहोगे सर इज्जत से कैसे लिखना होता है? उसके लिए आपको एक पहले हम बेसिक शर्त समझाते हैं। वो शर्त क्या है देखो इधर ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे लिखे हुए CO का मतलब क्या है? CO का मतलब है C से O तक की दूरी, CI का मतलब है C से I तक की दूरी, PF का मतलब है P से F तक की दूरी, FI का मतलब है F से I तक की दूरी। जब दर्पण की आपको हमने पिछले वीडियो में चिन्ह परिपाटी पढ़ाई थी और आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि दर्पण में मापी जाने वाली सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव बिंदु से मापते हैं। भले ही हमें C से O तक की दूरी चाहिए लेकिन मापेंगे कहाँ से? P से। कैसे मापेंगे वो अभी हम सिखाएंगे। तो बेटा हमें 5 से मापनी है P से, सारी दूरियों में P शब्द आना चाहिए। तो यहाँ पे P शब्द आएगा कैसे? इसका हम रूप बदल के लिखेंगे। क्या बदल के लिखेंगे? रूप। यहाँ पे लिखा है बेटा CO। अब बताओ इस CO को हम क्या लिख सकते हैं? देखो इधर ध्यान से, एक लाइन ऐसी खींचनी पड़ेगी। हम इसी लाइन को यहाँ ड्रा कर रहे हैं लेकिन यहाँ उन चीज़ों को लिखेंगे जिसकी ज़रूरत है। अब कहोगे सर क्या हमें कैसे पता चलेगा किसकी ज़रूरत है? तो जो दूरी चाहिए उसको तो लिखना ही लिखना है और जहाँ से नापेंगे उसको लिखेंगे। हर बार P तो आएगा ही आएगा। अब जैसे बेटा यहाँ लिखा है CO, तो हमें O को लाना है। देखो पहले O आया CO, तो C भी लिखना है, O भी लिखना है। तो O पहले तो O लिख लो, फिर C बाद में तो C लिख लो, फिर इसके बाद में P अनिवार्य है। मालूम है ना, क्योंकि दूरी कहाँ से नापना है? P से। एक प्रश्न का उत्तर दो, सब भूल जाओ।
आपसे ये कह रहा है कोई टीचर कि बेटा ये दूरी 10 सेंटीमीटर है, इतनी दूरी 6 सेंटीमीटर है, बताओ बेटा बची हुई कितनी दूरी है? पूरी 10, इतनी 6, बची हुई कितनी हो गई? 4। क्या किया हमने? पूरे 10 में से 6 घटा दिया, यही लॉजिक तो अपनाया। हमें भी बेटा इतनी दूरी चाहिए, देखो ना CO का मान चाहिए, तो हम कह सकते हैं PO माइनस PC। इस पूरे में से PC को घटा दो, बचा हुआ निकल आया। तो पूरा कितना है? PO माइनस PC। तो इसको CO को लिख सकते हैं बेटा हम, PO माइनस PC इज डिवाइडेड बाई CI। अब बेटा CI का मान चाहिए, CI में C और I तो लिखेंगे ही लिखेंगे। देखो C पहले आया तो C लिख लो, फिर I आया तो I लिख लो, P जरूर लिखेंगे क्योंकि दूरी कहाँ से नापेंगे? P से। फिर से एक बात बताओ, पूरी दूरी 10 है, इतनी दूरी 4 है, बताओ बची हुई कितनी है? 10, इतनी 4, बची हुई 6, यानी 10 में से 4 घटाया, तो यानी कि पूरी कितनी है? PC में से क्या घटाएंगे? PI, अपने आप निकल आएगा CI, यानी PC माइनस PI। तो CI को लिखेंगे बेटा PC माइनस PI बराबर, अब क्या लिखा है बेटा? PF। इसमें तो P आ गया, इसको नहीं छुएंगे, तो बेटा इसको ऐसे ही लिख दो, क्योंकि जब मान हमें पता है ना PF का, देखो ना P से F तक की दूरी फोकस दूरी होती है। गुड। अब बेटा FI चाहिए, अब बताओ FI को क्या लिखें? ये रहा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, लेकिन मापेंगे कहाँ से? यहाँ से। तो पहले I आया, फिर F आया और P तो अनिवार्य है। अब हमें फिर से इतना मान चाहिए, पूरी दूरी अगर 15 है, इतनी दूरी 8 है, तो बची हुई कितनी है? 7। 15 में से 8 घटा दो 7, तो पूरी कितनी है? PI में से क्या घटाएंगे? PF, यानी लिख देंगे PI माइनस PF। अब बेटा हम इन सभी के मान चिन्ह सहित रखना है इसी में, क्योंकि अब हमें सारी दूरियां पता हैं। अब बताओ बेटा चिन्ह सहित हम मान रखेंगे कैसे? इज्जत से। देखो कैसे, सबसे पहले आया PO, एक बार देख ले बेटा रिकॉर्ड हो रहा है सही से? गुड गुड गुड। देखो बेटा हमें किसका मान चाहिए? PO का। PO का मतलब क्या है? P से O तक की दूरी। पहले दूरियां दर्शाओ। आप सबने बेटा एक फॉर्मेट पढ़ी होगी, ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव से लेके वस्तु तक की दूरी को ध्रुव से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं और किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल v। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं और स्मॉल r। ध्रुव से लेके वस्तु तक की दूरी को u बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? u। लॉजिक क्लियर हो गया? सारी दूरियां हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर दी हैं। अब हमें वैल्यू पुटअप करनी है। PO का मान कितना है? PO का मतलब है P से O तक की दूरी, P से O तक की दूरी, और चिन्ह परपाटी का याद रखना है, चिन्ह सहित मान रखना है। यहाँ से बाईं ओर की दूरियां इस लाइन के समांतर सब माइनस से मापी जाती हैं। तो P से O तक की दूरी है U का मान कैसा होगा बेटा? माइनस का। इतनी बात क्लियर? ये पहले से रिजर्वेशन वाला माइनस है, इसको तो ऐसे ही लिख लो, ये तो पहले ही से लगा है। फिर किसका मान लिखना है? PC का। P से C तक की दूरी कितनी है? R, लेकिन बाईं ओर है तो बेटा किस में लिखेंगे? माइनस में। बराबर बट्टे में लिखना है, बट्टे में बेटा फिर PC है। P से C तक की दूरी कितनी होगी? R, लेकिन चिन्ह क्या लगाएंगे? माइनस। ये बेटा पहले से ही माइनस लगा है। फिर क्या लिखना है? PI। P से I तक की दूरी कितनी है? V बेटा बाईं ओर है, वो भी माइनस की होगी, तो लिख लो माइनस V बराबर। अब क्या लिखा है बेटा? PF। P से F तक की, PF का है, BF नहीं का है। P से F तक की दूरी कितनी है? F। P से F तक की दूरी बेटा F है, ये बाईं ओर की दूरी है, तो इसको हम किससे लिखेंगे? माइनस। आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाओ PI। P से I तक की दूरी कितनी है बेटा? V किसका होगा? माइनस। आ जाओ, फिर माइनस तो ये पहले से लगा रिजर्वेशन वाला। और PF, P से F तक की दूरी कितनी है बेटा? F, लेकिन बाईं ओर है तो किसका होगा? माइनस। आगे बढ़े, अब हमें कैलकुलेशन करनी है, बच्चों वाली जो क्लास 6, 7, 8 देखे होंगे, गुणा भाग करना है। चलो सावधानी से देखो, सबसे पहले माइनस का जहाँ जहाँ गुणा उड़ा हो रहा हो निपटाओ। पहले माइनस U ऐसे ही लिख लो, माइनस माइनस प्लस, माइनस R ऐसे ही लिख लो, माइनस माइनस प्लस, माइनस F ऐसे ही लिख लो, माइनस V ऐसे ही लिख लो, माइनस माइनस प्लस। अब बेटा एक बार आंसर के बारे में सोच के देखो हम करना क्या चाहते हैं। तो आपको याद आया, हम UVF में संबंध निकाल रहे हैं। इसमें एक्स्ट्रा क्या है? U चाहिए, V चाहिए, F चाहिए। U है, V है, F है, एक्स्ट्रा क्या है? R। इसे हटाओ क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं। अब कहोगे सर ऐसे कैसे हटाओ? आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी आपने एक बेटा फॉर्मूला पढ़ा है, F बराबर R/2। तो हम R की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 इधर आ जाएगा, 2F। तो लिखेंगे चूंकि R बराबर 2F। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा?
इस r की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2f। हम सब नियमों के दायरे में काम करेंगे, तो माइनस यू ऐसे ही लिख लो, प्लस r की जगह बेटा हमने लिखा 2f अपॉन माइनस r प्लस, अच्छा रुक जाओ, माइनस r की जगह क्या लिखेंगे बेटा 2f प्लस v इक्वल माइनस f ऐसे ही लिख लो, माइनस v प्लस f। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं किया बेटा, इसमें से यहाँ तक आने में केवल r की जगह 2f लिखा है। देखो माइनस यू को माइनस यू, r की जगह 2f, माइनस r की जगह माइनस 2f हो गया, प्लस v है, बाकी तो पूरा लिखा ही लिखा है। अब बेटा कुछ नहीं करना है, गुणा करो, कैची गुणा करो, इसका इसमें, इसका इसमें। अब कुछ होशियार कह रहे होंगे इसका इसमें और कर दो। ये बेटा बीच में इक्वल का सिंबल लगा है, प्लस नहीं लगा कि लासा नहीं आ रहा, त्रियक गुणा कर दो, इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा, बस। लेकिन यहाँ बेटा 2 है लेटर और यहाँ 2 लेटर हैं, तो मल्टीप्लाई करने का एक फॉर्मेट है, पहले माइनस बी का इतने में करो, फिर प्लस एफ का पूरे में करो अलग से। तो पहले हम सिचुएशन डेवलप कर रहे हैं, माइनस बी का इसमें करेंगे तो माइनस यू प्लस 2f, अभी सिचुएशन बनाइए बेटा। फिर प्लस f का करना है, माइनस यू प्लस 2f इक्वल, ये माइनस f ऐसे ही लिख लो, ये पूरा डाटा चला जाएगा, यहाँ एक ही लेटर है, एक ही बार में गुणा कर देंगे, तो माइनस 2f प्लस v, दैट्स ऑल। इतना फॉर्मेट क्लियर हो गया। अब बेटा मल्टीप्लाई कर डालो, बचपन वाले काम, माइनस माइनस प्लस, u और v का गुणा करेंगे uv प्लस माइनस माइनस, v और 2f का गुणा करेंगे तो 2vf प्लस माइनस माइनस, u और f का गुणा करेंगे तो uf प्लस प्लस प्लस, f का 2f में करेंगे तो 2f स्क्वायर। कुछ होशियार कह रहे होंगे मास्टर f का 2f में गुणा करना है 3f, ना, जोड़ना नहीं गुणा करना है, गुणा में गातें जुड़ती हैं, एक पावर तो 2f स्क्वायर हो गया इक्वल माइनस माइनस प्लस, 2f का f में करेंगे 2f स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, v का f में करेंगे vf, क्लियर, vf। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हल करना है, बचपन वाले काम है, चलो हल करो, ताकत लगा के हल करो। ये 2f स्क्वायर लिखा है, यहाँ भी 2f स्क्वायर लिखा है, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है। अब का होशियार कहेंगे मास्टर जोड़ दो, 4f स्क्वायर हो गया, नहीं भाई, बीच में बराबर लगा है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का होगा, कट जाएगा। चलो, और यहाँ पे देखो इधर भी bf है, इधर भी bf है, तो bf है, दोनों तरफ bf है, तो इधर से उधर ले चलो। चलो हल करते हैं, uv को ऐसे ही लिख लो, इसके बाद में बेटा माइनस uf ऐसे ही लिख लो, प्लस 2f स्क्वायर को लिख लो, ये वाला 2f स्क्वायर इधर ले आओ तो किसका हो गया बेटा, माइनस का, बराबर माइनस का vf लिख लो, ये बेटा माइनस का 2vf है, उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 2vf। फिर से सुनो, हमने कुछ नहीं किया, ये ऐसे ही लिखा है, ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही है, इसको उधर भेजना है और इसको इधर लाना है, इधर आ गया, और ये हमने इधर भेज दिया, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट गया, uv माइनस uf बराबर माइनस का vf। आए रुको, लाले, uv माइनस uf तो समझ में आता है, इधर 2 bf हैं और इधर एक माइनस का bf है, एक प्लस का bf है, bf से bf कट जाएगा, तो 2 bf से एक bf चला गया, कितना बचा, एक vf बचा, तो यहाँ लिख सकते हैं vf। आगे बढ़े बेटा, आंसर आ गया मेरा। अब कहोगे सर झूठ बोल रहे हो आप, देखो ना UVF में संबंध आ गया, लेकिन आपने किताबों में जो संबंध पढ़ा है वो रिश्तेदारी वाला संबंध ऐसा पढ़ा है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बेटा बात यही है, बस रूप अलग है। अब कहोगे चालाकी कर रहे हो, चालाकी नहीं कर रहा हूँ लाला, कैमरे पे हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जवाब नहीं दूंगा, मेरे पास है समाधान, आंसर यही होता है जेन्युइन। लेकिन इसका हम रूप बदल के लिख सकते हैं, जैसे हम 40 को 40 ना लिखें, 30 प्लस 10 लिख दें, बात तो एक ही। 50 को हम 50 ना लिखें लेकिन 40 प्लस 10 लिख दें, बात तो एक ही है। चलो उसी प्रकार से बेटा हम इसका स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। रूप बदलने के लिए जिस फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं उसमें गणित का, मैथ का एक नियम लगता है, आपने पढ़ा होगा, जो एक्टिविटी करेंगे दोनों पक्षों में करेंगे, समीकरण के समीकरण हमेशा बैलेंस रहेगा। अगर लेफ्ट साइड 40 जोड़ रहे हैं तो राइट साइड 40 जोड़ दो, बैलेंस है। लेफ्ट साइड 2 से गुणा कर रहे हैं, राइट साइड भी कर दो, बैलेंस है। लेफ्ट साइड अगर 2 से भाग कर रहे हैं, राइट साइड भी कर दो, बैलेंस है। उसी प्रकार से इस समीकरण के दोनों पक्षों में UVF से भाग करेंगे, सिर्फ रूप बदलने के लिए। समीकरण के दोनों पक्षों में UVF से भाग करने पर, उम्मीद है बेटा आप देख पाओगे, तो UVF से भाग कर रहे हैं तो 1/UVF, यहाँ क्या लिखा है UV माइनस UF। इसमें बेटा दो अलग अलग है तो दोनों में अलग से भाग जाएगा, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। और यहाँ क्या लिखा है VF,
बी एफ में भी भाग होगा यू वी एफ का, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। यहाँ पे ये 2 बार हैं तो दोनों में अलग अलग होगा क्योंकि बीच में माइनस लगा है। तो यू वी अपॉन यू वी एफ माइनस यू एफ अपॉन यू वी एफ इक्वल में है वी एफ अपॉन यू वी एफ। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, जो कट रहा है काट दो, नहीं कट रहा समेट दो। चलो हाँ जी, यू से यू, वी से वी, यू से यू, एफ से एफ, वी से वी, एफ से एफ। जो बचा है उसको इकट्ठा कर लो इज्जत से। यहाँ बचा है 1/f माइनस यहाँ बचा है 1/v बराबर 1/u। बेटा इधर माइनस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस। 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v। बधाई हो, आंसर के नज़दीक आ गए। अब कहोगे सर आ तो गया, रुक जाओ अभी और मिला दें किताब से किताब। 1/v इधर लिखा है, इसको इधर लिख दो आत्मा की शांति के लिए। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। एक ही बात है, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, आंसर एक ही है। हमें यू वी एफ में संबंध बताना था, यू वी एफ तीनों में संबंध है। आपको हम स्क्रीनशॉट का मौका देंगे, परेशान मत होइए। क्लियर हो गया संबंध? क्लियर हो गया संबंध? F का मतलब फोकस दूरी है, V का मतलब प्रतिबिंब तक की दूरी है, U का मतलब वस्तु तक की दूरी है। यदि बेटा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो कि तो वीडियो को लाइक कर देना। ना भी करना लाइक तो कम से कम चैनल को तो सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर तो कर देना, वो भी स्टूडेंट के साथ, अंकल के साथ नहीं। गुड बाय।